गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राजस्थान के उच्चावच के बारे में देखेंगे। पूर्व में हमने राजस्थान का सामान्य परिचय देखा, इसके विभिन्न भागों को किस किस नाम से जाना जाता था और राजस्थान का एकीकरण कैसे संपन्न हुआ, इसके बारे में हमने देखा था। अभी हम देखते हैं इसका उच्चावच या धरातलीय स्वरूप कैसा है, या इसको कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, राजस्थान को मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है और वे हैं: नंबर 1 पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 2 अरावली पर्वतीय प्रदेश, नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश, नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको कि हाड़ौती के पठार के नाम से भी जानते हैं। सर्वप्रथम हम राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि मरुस्थल क्या होता है और राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मरुस्थल क्या होता है, इसके बारे में भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न परिभाषाएं मिलती है, लेकिन मरुस्थल के बारे में हम वास्तविक रूप से यह कह सकते हैं कि ऐसे कोई भी प्रदेश या कोई भी क्षेत्र जहाँ पर वाष्पीकरण की दर वर्षण से अधिक होती है, जिसके कारण वहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों को पर्याप्त मात्रा में जल की मात्रा उपलब्ध नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाती या अपना बहुत अच्छा विकास नहीं कर पाती। यद्यपि इसका मतलब ये नहीं है कि मरुस्थलीय प्रदेश में वनस्पति होती ही नहीं है, होती है लेकिन बहुत कम होती है, और जो होती है वो भी अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाती। मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पति को जीरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है, यानी ऐसी वनस्पति जो कि बहुत ही कम पानी से अपना विकास करती है, उसको मरुद्भिद प्रकार के वनस्पति के नाम से हम जानते हैं। तो हम देखते हैं मरुस्थल क्या होता है, राजस्थान के कौन से भाग में यह फैला हुआ है, इसको कितने उप प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके साथ ही हम थोड़ा यह भी देखते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो 4 भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं, उनका परस्पर संबंध किस प्रकार का है। देखिए, राजस्थान के मध्य भाग से एक बहुत ही पुरानी प्री कैम्ब्रियन युग की पर्वतमाला गुजरती है, जिसको हम अरावली पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। ये अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान को भौतिक और जलवायविक दोनों ही दृष्टियों से 2 भागों में विभाजित कर देती है। भौतिक दृष्टि से अरावली के पश्चिम का जो प्रदेश है वो मरुस्थलीय प्रदेश है, और जो पूर्व का जो प्रदेश है वो एक प्रकार से मैदानी और पठारी प्रदेश है, और अरावली स्वयं जो है वो एक पहाड़ी प्रदेश है। और जलवायवीय दृष्टि से हम देखें तो इसका पश्चिमी प्रदेश मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय प्रकार का है, जबकि इसके जो पूर्व में स्थित प्रदेश है वो मैदानी और पठारी प्रदेश जो है वो आर्द्र या उप आर्द्र प्रकार का प्रदेश जो है वो है। तो इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला और ये राजस्थान की जो भारत की जो महान जल विभाजक रेखा है उसके भी समांतर है। तो अरावली पर्वतमाला भारत की महान जल विभाजक रेखा के समानांतर है, इसलिए इसका महत्व इस दृष्टि से भी बहुत अधिक हो जाता है। अभी हम बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है उसको हम कुछ उप भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम कौन से भागों में विभाजित कर सकते हैं, देखते हैं। एक तो इसको शुष्क रेतीले प्रदेश में, जिसको कि मरुस्थलीय कह सकते हैं। शुष्क रेतीला प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश, इसका उपविभाग जो है इसका उपविभाग है। और दूसरा है लूणी जवाई का मैदान। क्योंकि हमें मालूम है कि राजस्थान के जो मध्य में अजमेर स्थित है, अजमेर से एक नदी निकलती है लूणी, और यह निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है।
तो आगे जा कर के ये नदी अपनी बेसिन का निर्माण करती है, कई सहायक नदियाँ इसमें मिल जाती है। तो इसका मरुस्थल का जो दक्षिणी पश्चिमी जो प्रदेश है मरुस्थल का, उसको हम लूणी जवाई के मैदान के नाम से जानते हैं। और इसके गै या 3 नंबर उप विभाग को हम शेखावाटी प्रदेश के नाम से जान सकते हैं, या बांगर प्रदेश भी कह सकते हैं इसको, जिसके अंतर्गत की सीकर और झुंझुनू जिले आते हैं। और चौथा प्रदेश जो है वो घग्गर का मैदान या नहरी सिंचित प्रदेश के नाम से हम जान सकते हैं इसको। तो ये जो घग्गर का मैदान है, यह घग्गर का मैदान उत्तरी भाग जो हनुमानगढ़ गंगानगर ज़िले हैं इनमें विस्तृत है। इस प्रकार पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी 4 उप विभागों में विभाजित किया जा सकता है। अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको विभाजित किया गया है, इन प्रदेशों की क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभी मरुस्थलीय प्रदेश का एक सामान्य परिचय देखते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश किस प्रकार का है और कितने के एरिया पर फैला हुआ है। तो देखिए, मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 61% भाग जो है वो मरुस्थलीय प्रदेश ने आच्छादित किए हुए है। इसका संपूर्ण विस्तार जो है वो लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। इसके अंतर्गत जिले आते हैं राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, ये ज़िले इसमें शामिल किए जाते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश है वो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में और एक विस्तृत बालूका स्तूपों युक्त मैदान है, जो कि जिसमें कि विभिन्न आकार के बालूका स्तूप पाए जाते हैं। कहीं अनुप्रस्थ बालूका स्तूप पाए जाते हैं, कहीं अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप पाए जाते हैं। ये स्तूप कौन से होते हैं, अनुप्रस्थ कौन से होते हैं, अनुदैर्ध्य कौन से होते हैं, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये एक और दूसरी बात ये देखते हैं कि चूंकि राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है वो राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 61% भाग घेरे हुए है, लेकिन यहाँ जनसंख्या जो है लगभग 40% के लगभग रहती है। तो इसका कारण ये है कि मरुस्थलीय प्रदेश चूँकि मानवीय निवास के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल प्रदेश नहीं है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या जो है वो कम पाई जाती है। अब मरुस्थलीय प्रदेश के ढाल की बात करें तो इसका जो सामान्य ढाल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है और उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो कुल मिलाकर इसका जो ढाल है वो हो गया उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल हो गया। और उत्तरी भाग में इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 300 मीटर के लगभग है, और दक्षिणी भाग में लगभग 150 मीटर ही इसकी ऊंचाई रह जाती है। बाकी यह संपूर्ण प्रदेश है वो लगभग मैदानी है, बहुत ज़्यादा इसमें ढाल का भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बालूका स्तूप पाए जाते हैं वो बात अलग चीज़ है, बाकी ढाल इसका बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता। अब इसके उच्चावच की दृष्टि से अगर देखें तो इसके 4 भाग किए जा सकते हैं मरुस्थलीय प्रदेश के। पहला है महान मरुस्थल, दूसरा है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का चट्टानी प्रदेश, और तीसरा है लघु मरुस्थल, और चौथा है अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसको कि बांगर प्रदेश के नाम से भी हमने पीछे चर्चा की थी। तो इसके बारे में हम देखते हैं अभी कि जो मरुस्थलीय प्रदेश, सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे भी ये मरुस्थलीय प्रदेश क्यों बना। तो इसमें बताते हैं कि अत्यधिक पशुचारण की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण रही। पशुचारण बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से यहाँ पहले हरा भरा मैदान था और वो मरुस्थल में बदल गया, जिसको कि मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत ये सम्मिलित कर सकते हैं कि अत्यधिक मानवीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप यह प्रदेश जो है मरुस्थल में बदल गया। अभी मरुस्थलीय प्रदेश में जैसे हम बालूका स्तूपों की बात करते हैं, कई प्रकार के बालूका स्तूप पाए जाते हैं। जैसे एक तो होते हैं रेखीय या पवनानुवर्ती बालूका स्तूप। पवनानुवर्ती या रेखीय बालूका स्तूप का मतलब है कि ऐसे बालूका स्तूप जो पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। दूसरे प्रकार के बालूका स्तूप है उनको बोलते हैं हम बरखान या अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप। अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप जो हैं वो अनुप्रस्थ बालूका स्तूप का एक प्रकार है, और इनका निर्माण जो है वो पवन की बहाव की दिशा के लगभग 90 डिग्री पर होता है, और इनकी लंबाई की तुलना में चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, 10 या 15 गुना ज़्यादा इसकी चौड़ाई होती है। देखने में
जो बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है वो एक आधे चांद की भांति दिखाई देता है, और पवन बहती है उसकी दिशा में, उसमें दो आगे सींग से निकले रहते हैं, किनारे के जो भाग हैं वो सींग की तरह आगे की ओर निकले रहते हैं, और इसका जो पवन जिस दिशा से आती है वो ढाल बहुत ही कम होता है, और जो विपरीत ढाल जो है पवन विमुखी भाग का जो ढाल है वो बहुत ही तीव्र होता है। तो ऐसे स्तूप भी राजस्थान के सूरतगढ़ वगैरह है या जैसलमेर के मोहनगढ़ वगैरह से जो एरियाज़ हैं उनमें बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इसके अलावा एक तारा बालू का स्तूप है। तो तारा बालू का स्तूप जो है वो भी मोहनगढ़ एरिया में काफ़ी पाए जाते हैं। अगर किसी बालू का स्तूप के 2 से अधिक भुजाएं निकली रहती है तो उसको हम तारा बालू का स्तूप की श्रेणी में शामिल करते हैं। अभी इसका एक एरिया ऐसा भी है जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, जिसको बालू का स्तूप रहित क्षेत्र कहते हैं। ऐसे एरिया में है जो सम और इसके आसपास का एरिया है, जहाँ की ऑकलवुड फॉसिल्स पार्क भी है। जैसलमेर नगर के दक्षिण में स्थित है ये ऑकलवुड फॉसिल्स पार्क। तो यहाँ प्राचीन चट्टानों के अवसादी चट्टानों का एरिया पाया जाता है, जहाँ एक भूगर्भीय जल पट्टी भी है जो कि जिसमें कि पानी बहुत ही कम गहराई में और बहुत ही अच्छा पानी पाया जाता है, जिसको लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। तो ये एरिया जो है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। बाकी संपूर्ण जो प्रदेश है वो बालू का स्तूप युक्त है। अब इसके जो बालू का जो संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश है इसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो इसका जो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है वो इसको 2 भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर के जो पश्चिम में जो भाग है उसको मरुस्थल की श्रेणी में रखते हैं। तो इस प्रदेश में यानी वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, और यहाँ भी बालू का स्तूप पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। यहाँ कुछ खारे पानी की झीलें वगैरह पाई जाती है, कुछ एकाकी पहाड़ियाँ पाई जाती है बीच बीच में। खारे पानी की झीलों में जैसे छिछले गर्त हैं एक प्रकार के ये, तो इसमें मुख्य है जैसे बाप है, पोखरण है, लुणकरणसर है। जैसलमेर रामगढ़ के मध्य में ऐसे कई छिछले गर्त जो है वो पाए जाते हैं, खारे पानी की झीलें हैं ये। तो इस प्रकार से बीच बीच में ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और चूना पत्थर की एकांकी पहाड़ियाँ भी नज़र आती है इस एरिया में। दूसरा लूनी जमाई का जो बेसिन का जो प्रदेश है उसको गोडवार प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि लूनी और इसकी सहायक नदियाँ बहती है। इसमें पाली, जालौर, सिरोही, जोधपुर, नागौर के दक्षिणी भागों में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से लूनी नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। तो ये प्रदेश एक प्रकार से उपजाऊ मिट्टी का बना हुआ है, और यहाँ लगभग कुछ पीले पीले प्रकार की मृदा पाई जाती है, और ये कृषि की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रदेश है। तो लूनी नदी का जो बेसिन है वो जोधपुर के कुछ एरिया में और कुछ भाग नागौर का और पाली व जालौर, सिरोही ज़िले का भाग इसके अंतर्गत आता है। बाकी जलवायुवीय दशा जो है वो इस संपूर्ण प्रदेश में समान पाई जाती है। संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा कम होती है, और जो तापमान है वो उच्च पाया जाता है गर्मियों में, और सर्दियों में न्यून तापमान पाया जाता है, काफ़ी न्यून हो जाता है, 0 डिग्री के आसपास भी पहुंच जाता है कई एरियाज़ में। जैसे चूरू वगैरह में सबसे न्यूनतम 0 डिग्री तापमान भी रिकॉर्ड किया जाता है कई बार। और गर्मियों में जो तेज़ पश्चिमी हवाएं चलती है जिनको लू के नाम से जाना जाता है। तो यह जलवायुवीय दशा संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश की ही विशेषता है। अभी शेखावाटी प्रदेश है, तो शेखावाटी प्रदेश जो है वो सीकर और झुंझुनू ज़िले को इसमें हम शामिल करते हैं, और यहाँ भी बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं। यहाँ कुछ अंतः प्रवाहित नदियाँ पाई जाती है, जैसे मेघना है, रूपनगढ़ है, कांतली है, खारी है, खंडेला है। ये नदियाँ ऐसी है जो अंतः प्रवाह क्रम की नदियाँ हैं, जिनके बारे में हम अपवाह तंत्र प्रणाली में पढ़ेंगे। ये आंतरिक भाग में विलुप्त हो जाती है थोड़ा बहने के पश्चात। तो इस प्रकार की विशेषताएं हैं। यहाँ भी बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और घग्गर का मैदान जो है, घग्गर का मैदान बहुत ही उपजाऊ चिकनी मिट्टी से बना हुआ है, और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में फैला हुआ है। घग्गर नदी में वर्षा ऋतु में कई बार बाढ़ भी आ जाती है। बाकी सामान्यतः ये नदी सूखी रहती है, जिसको मृत नदी के नाम से जाना जाता है, डेड रिवर के नाम से इसको हम जानते हैं।
और ये अधिक वर्षा होने पर पाकिस्तान तक चली जाती है, वहाँ भी इससे बाढ़ें आ जाती है। स्थानीय भाषा में घग्गर को नाली के नाम से जानते हैं। अभी हाल फिलहाल इसमें इंदिरा गांधी और गंग नहर परियोजना से काफ़ी सिंचाई भी हो रही है इस एरिया में, तो इसको नहरी सिंचित प्रदेश के नाम से भी जाना जाने लगा है। लेकिन भौतिक दृष्टि से हम इसको घग्गर के मैदान की श्रेणी में ही रखते हैं। और यहाँ भी बालू का स्तूप कई जगह पाए जाते हैं, लेकिन हनुमानगढ़, टिब्बी, संगरिया के आसपास की जो ज़मीन है वहाँ बालू का स्तूप बहुत ही कम है। समतल और चिकनी मिट्टी से बना हुआ मैदान है जहाँ चावल वगैरह की फसलें पर्याप्त मात्रा में होती है। तो इस प्रकार की विशेषता है इस संपूर्ण मरुस्थली प्रदेश की। धन्यवाद।